नमस्कार दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का जो 23 सितंबर का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम गद्यांश को देखेंगे। एक गद्यांश दिया गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह गद्यांश सेम टू सेम आपका चेकबंदी लेखपाल में पूछा गया है और वही ऑप्शन और उसी तरीके से आपको सेम टू सेम यहाँ पर दे दिया गया है। तो दोस्तों जो आयोग द्वारा आंसर सही माने गए थे या ऑप्शन को सही माना गया था, हम उन ऑप्शनों को देख लेते हैं। तो दोस्तों गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो आयोग द्वारा उत्तर माना गया था वह था आपका साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्त की। तो दोस्तों यदि इसमें राइट आंसर की बात की जाए तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी कि क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकवाल है क्यों संकवाल है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। क्या है? भयभीत है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है कि जो विज्ञानाधारित शिक्षा है इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके ही हम क्या करेंगे, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि गद्यांश से कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आने वाली स्टेट में भी आपके पद्यांश या गद्यांश से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे शब्द बताइए जो कि सदा या सदैव क्या होते हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्षा और जनता आपका एक वचन है, जबकि होश या लोग यह गलत है, प्राण या बाल यह भी गलत है, हस्ताक्षर या जनता यह भी गलत है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो राजा का पर्यायवाची यहाँ पर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा है कि मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, या इसमें जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा मूक का मतलब नहीं है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर मूक का जो अनेकार्थक शब्द नहीं है वह है आपका विवश। क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जबकि मूक का अर्थ होता है गूंगा, शांत या चुप होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों यह आपका कई बार पूछ लिया गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यदि राइट आंसर की बात की जाए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा कि भारत में अनेक जातियाँ हैं। अनेक जातियाँ आपका यही सही हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पर पूछ रहा है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है। दोस्तों यह बहुत ही इजी है कि यह सभी को पता है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरीके से बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है तो वह शब्द है आपका ओढ़ना शब्द। ओढ़ना में आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि आपके प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ओढ़ प्लस ना बनाया गया है, जबकि अपवाद में अप प्लस वाद है, प्रा प्लस भाव है और परा प्लस जय है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समास का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है तो वह हो जाएगा आपका संक्षिप्त। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक ओर अजगर लखी, एक ओक मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इसमें कौन सा रस है तो इसमें आपका रस है भयानक रस। क्या हो जाएगा? भयानक रस। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है।
तो वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वयः प्लस वृद्ध आपका क्या हो जाएगा वयोवृद्ध। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि वयोवृद्ध में कौन सी संधि है तो वह हो जाएगी विसर्ग संधि। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था तो वह दिया गया था आपके नंद किशोर आचार्य को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? पूछ रहा है कि अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा तो वह हो जाएगा आपका ना दोहराया हुआ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों बहुत ही इजी है कि इसमें पुल्लिंग बताना है आपको। तो दोस्तों इस तरीके से हम देख लेंगे कि घटना घटी, रीति बनाई जाती है, क्षमा मांगी जाती है, जबकि क्षेत्र बड़ा होता है, यह क्षेत्र हमारा है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है तो दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों प्रेम सागर के रचनाकार हैं आपके लल्लू लाल। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो दोस्तों यह भाग है आपका पहला भाग। कौन सा भाग है? पहला भाग है। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और यह जो क्या भूलूं क्या याद करूं यह क्या आपका पहला भाग है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे तो वह थे आपके माखन लाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देश प्रेम में कौन सा समास है? तो दोस्तों देश प्रेम में कौन सा समास है अर्थात देश के लिए प्रेम। तो दोस्तों कहेंगे कि इसमें कौन सा समास है तो इसमें आपका है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि निजवाचक क्या होता है तो जहां पर अपने लिए स्वयं के लिए बातें की जाती हैं। तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जिस वाक्य में हुआ है वह है आप भला तो जग भला। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि शब्दा अलंकार कौन सा नहीं है तो आपका शब्दा अलंकार यमक है, अनुप्रास है और श्लेष है। यदि कहा जाए कि कौन सा नहीं है तो वह है आपका रूपक नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। दोस्तों संयुक्त व्यंजन जैसे आपका क प्लस सा क्या हो जाएगा? क प्लस सा मिलकर क्या बनता है? छा बनता है। ता प्लस रा, त प्लस रा आपका त्रा हो जाएगा। यह क्या होते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पर क्या है? दो व्यंजनों को मिलाया जा रहा है और इससे क्या है? एक दूसरा व्यंजन बन रहा है तो उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है तो दोस्तों जानते हैं कि विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वही क्या होता है? विशेषण होता है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वह स्थान बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अच्छा शब्द जो है वह किसकी विशेषता बतला रहा है? तो वह बतला रहा है स्थान की, और स्थान क्या है आपका? यह संज्ञा है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम शब्द का अर्थ होता है आपका उत्पत्ति। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ और उत्पत्ति। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कि जो एक ही में आस्था रखता है उसे हम कहते हैं अनन्य। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो दोस्तों हमें देखना है कि यहाँ पर धमाका में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो धमाका में आका प्रत्यय लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे आका किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ डी में आपका आका प्रत्यय है। इसके बाद लड़ाकू में आकू प्रत्यय लगा हुआ है। फिर इसके बाद उड़ाक में आक प्रत्यय लगा हुआ है। छिलका में का प्रत्यय लगा हुआ। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कि आग लगने पर कुआं खोदना इसका अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों हो जाएगा कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों जिसे सरलता से पढ़ा जा सकता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका सुपाठ्य। क्या हो जाएगा? सुपाठ्य। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों यहाँ पर यदि कहा जाए कि इस वाक्य में कौन सा काल है तो वह हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अशोच अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों पूछ रहा है कि अशोच और अशौच का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों अशोच का मतलब होता है बिना सोचे हुए और अशौच का मतलब होता है अशुद्धि। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यदि बात की जाए कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा तो वह हो जाएगा आपका मध्यकालीन युग में कलाओं की उन्नति हुई। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यदि आप लोग डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपीपी हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर देखिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुबान पर लगाम ना होना इसका अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से क्या होना? अस्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो दोस्तों अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका क्षीर नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षीर नहीं है, जबकि अमी, सुधा और सोम है। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वर्ण दंत के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि त थ द ता वाला जो वर्ग है यह क्या होता है? यह दंत होता है, जबकि टा वाला आपका मूर्धन्य होता है। क्या होता है? टा वाला आपका क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। तो दोस्तों आपका दंत नहीं है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जबकि ध त और द क्या है? आपके दंत हैं। तो दोस्तों जितने भी हिंदी में प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने देखा कि ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं काफ़ी इजी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो वीडियो पहले की बनी हुई है, या आप लोग कोई मैराथन देख सकते हो तो मैराथन देख लीजिए, या आप उसको रिवीजन करिए करके जाइए, आपको आपका जो हिंदी का पेपर आप उड़ा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।